लेकिन जो आपके पिता थे उनके चेहरे पर डर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनको देखकर आपको डर लगा? गाड़ी को जलाया है, मेरे हौसले को नहीं। और मेरे को बिल्कुल दुविधा नहीं होगी ये कहने की आपने अपने आप को सेक्रीफाइस किया वहाँ। वर्तमान में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, बीजेपी का विधायक है वहां संजय पाठक, और पुल 4 साल से नहीं बना पा रहे हो आप लोग। मतलब काम क्या करते हो आप लोग? सिर्फ बस कथा करवाने से आप लोग विधायक बन जाओगे? अच्छी कानून व्यवस्था मानेंगे आप इसको? चारों तरफ नशे को कारोबार, कहीं गांजा बिक, मेरे गांव में गांजा बिक रहा है। एक नई पार्टी खड़ी हो जाएगी इस देश में, इस प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस की वापसी नहीं होगी। नमस्कार साथियों, मैं शिवम हूं और मेरे साथ राहुल हैं, मेरे मित्र हैं। आपने पहले भी मेरे चैनल पर देखा होगा इन्हें। राहुल भैया स्वागत है। और एक छोटा सा पॉडकास्ट, छोटा सा इंटरव्यू कहें, वो लेने की इच्छा थी राहुल भैया के साथ। अभी एक ट्रेजेडी हुई, जो हादसा हुआ, ये बहुत दुखद था। मैं वो सब चीज़ें तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी, आपका देखा ये भी कि आप डरते भी तो बिल्कुल नहीं हैं। जी जी। लेकिन राहुल भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ तो हमने आपके चेहरे पे तो डर नहीं देखा, लेकिन जो आपके पिता थे उनके चेहरे पर डर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनको देखकर आपको डर लगा? हाँ, मुझे जब परिस्थितियां तैयार होने लगी तो मुझे लगा यार कि क्या हो रहा है, अचानक से क्या। फिर मुझे लगा मुझे तो अपने आप को संभालना पड़ेगा ना, क्योंकि अब आप जितने भी घर में बड़े लड़के होंगे, मैं एक घर का बड़ा लड़का हूँ। एक बड़ी शानदार कविता है, कभी आपके पॉडकास्ट में सुनाऊंगा, लेकिन सीरियस मैटर है तो मैं आपको बताता हूँ। जो घर में बड़े होते हैं, समझदार होते हैं और जिम्मेदार होते हैं, तो मैं उस जिम्मेदारी को निभाते हुए मुझे सबको साथ लेके चलना है। यदि मैं ही टूट जाऊंगा तो मेरे पिता की क्या हालत होगी, मेरे भाई बहनों की क्या हालत होगी, मेरी पत्नी की क्या हालत होगी। तो हो गया, देखा मैंने उस स्थिति को, संभालने का प्रयास किया और संभाला भी, और अभी सब कुछ सामान्य है। लेकिन जो घटना हुई बहुत निश्चित तौर पर बहुत बड़ी घटना थी। हमको जानकारी मिली कि जनता ने तो आपको बहुत सपोर्ट किया, उसके अलावा आपके पास जनप्रतिनिधि भी आए, फ़ोन भी आए जनप्रतिनिधियों का, और कई लोगों के फ़ोन आए। कौन कौन लोग ने फ़ोन किया आपको और कौन कौन लोग मिलने आए आपसे? नहीं, बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, और आप जैसे बड़े भाइयों का भी तुरंत फ़ोन आया, जो जहाँ जैसा मैंने कल्पना नहीं की थी। आपने सपोर्ट किया, और साथ ही माननीय हमारे कटनी के बिजराहोगढ़ के विधायक के पुत्र जो हैं एस पाठक जी ने भी हमको फ़ोन करके तुरंत पूछा, जैसी घटना को उन्होंने देखा। हमारे जो सतना के लोकप्रिय सांसद हैं गणेश सिंह जी ने तुरंत संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हमारे जो वर्तमान के विधायक हैं माननीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी ने तुरंत संज्ञान में लेकर अपने से मेरे से पूरी घटना को समझा, और तुरंत मुझे आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए, आप पत्रकारिता के जगत में काम कर रहे हैं और हम इसका जो स्तर है हम कम नहीं होने देंगे। और जो हमारा पुलिस प्रशासन है, जो एसपी साहब हैं, बड़े ही प्यार से हमको बुलाए, बड़े सम्मान के साथ हमको बताए कि जो भी हमारे साथ घटना हुई हमने उनको बताया, और बड़े ही प्यार से आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करिए, बहुत जल्दी हम जितने भी अपराधी हैं उनको हम धर दबोचेंगे, उनको लेकर आएंगे और पब्लिक के सामने दिखाएंगे कि ये इन लोगों ने इतनी घृणित घटना की है, जो हम कल्पना नहीं कर रहे थे, उससे भी ज्यादा। और मेरा मानना है शिवम भैया कि ये तो मेरे गाड़ी को जलाया है, मेरे हौसले को नहीं। क्या बात! मेरा हौसला नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरा जिगर जिंदा है, तो इनके जैसे तो मैं कितने ऐसे आगे पीछे घुमाता रहूंगा। एक बहुत विवादित चीज़ हुई आपके साथ। जी। आप कटनी गए यश पाठक के कार्यक्रम में, संजय पाठक के कार्यक्रम में। उसके बाद आपका एक वीडियो आया, उसके बाद एक चीज कमेंट आने लगी कि कितने में बिक गए। तो मेरा भी यही सवाल है कि कितने में बिक गए। वो स्पष्ट दिख रहा है कि आप एक अपनी डिग्निटी को वहां आपने सेक्रीफाइस करते हुए नजर आए, और मेरे को बिल्कुल दुविधा नहीं होगी ये कहने कि आपने अपने आप को सेक्रीफाइस किया वहां पे। देखिए शिवम भैया, मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो संजय पाठक जी ना तो मेरे दुश्मन हैं, न थे, और जितने भी जो मित्र मेरे, जो मेरे भाई, जो मेरे कह रहे हैं खरीद लूंगा, तो सबसे पहली बात तो ये वीडियो माननीय पाठक जी भी देखेंगे तो मैं आंख में आंख डाल के बोल रहा हूँ कि मैंने उनसे न 1 रुपए लिया है और ना कभी मैं बिकूंगा। उनका प्रेम था, उनके बालक, उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम वहाँ जहाँ बड़े बड़े कथावाचक आए, बड़े बड़े लोग आए, आशुतोष राणा जी आए, राजपाल यादव जी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, गृह मंत्री जी आए, उमंग संघार जी आए, कांग्रेस को विपक्ष के दल के नेता है ना, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो भाई मैं तो पत्रकार हूं ना, उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से, मैंने उनका कितना कुछ ना बोला होगा उनके लिए, लेकिन उन्होंने बड़े सम्मान से मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया, बहुत सम्मान दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है, मैं तो, मेरे दुश्मन तो नहीं है। और
आज मैं सिर्फ यश पाठक, संजय पाठक और किसी भी दल की बात नहीं कर रहा हूं या किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी मुझे बुलाएगा मैं दौड़ा चला जाऊंगा। बिल्कुल, हमारा काम है भाई सबकी बात को आगे लेके आना। और निश्चिंत रहिए, जितने भी जो चर्चाएं चल रही, चाहे उनका खनिज का मामला हो, चाहे सहारा का मामला हो, इन पर बहुत जल्दी हम चर्चा करके पब्लिक को जवाब देंगे कि कैसे, ये कि जो भी उन्होंने अपराध किए होंगे। आप ये मानिए संजय पाठक जी वर्तमान विधायक है बिजराहोगढ़ के, वो सच में पुल नहीं बनने दे रहे हैं, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। मेरे से तर्क क्या दिया जा रहा है कि हमने पुल का जो है वो दे दिया है, मतलब टेंडर बनवा दिया है, अब टेंडर लेने वाली कंपनी नहीं मिल रही, तो क्या पब्लिक जाएगी टेंडर दिलवाने किसी को? वो आपका काम है, आप 3 साल से नहीं करवा पा रहे हैं, क्यों नहीं करवा पा रहे हैं भाई? ये आपके सांसद उनका बीडी शर्मा जी का काम है। ये बीडी शर्मा जी से सवाल पूछता हूं मैं। आप प्रदेशाध्यक्ष थे, अभी भी आप कद्दावर नेता माने जाते हैं, बिहार चुनाव में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, तो क्या आपने सिर्फ लोकसभा के लिए मतलब सांसद नहीं है? क्या लोकसभा की जनता आपको मतलब कटनी को नहीं मानते हैं आप अपना लोकसभा क्षेत्र? क्यों ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? वर्तमान में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, बीजेपी का विधायक है वहां संजय पाठक, और पुल 4 साल से नहीं बना पा रहे हो आप लोग। मतलब काम क्या करते हो आप लोग? सिर्फ बस कथा करवाने से आप लोग विधायक बन जाओगे कि सिर्फ कथा करवाने के लिए ही विधायक बनते हो? आप इसका जवाब देना चाहिए आप लोगों को। लेकिन सब ठीक है, जनता आपको जवाब देगी, और यदि अच्छा काम करेंगे तो उनका अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में आपने मुझे बोला कि मुझे खरीद लिया गया, तो मुझे कोई नहीं खरीद सकता, मुझे सिर्फ जनता खरीद सकती है। भैया बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रदेश में महिला से जुड़े अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि आम जनता छोड़िए, एक पत्रकार जिसके बोलने पे आधा प्रदेश हिल जाए, उसकी गाड़ी में आग लगा दी गई। क्या ये कानून व्यवस्था है? अच्छी कानून व्यवस्था मानेंगे आप इसको? बिल्कुल नहीं। चारों तरफ नशों का कारोबार, कहीं गांजा बिक, मेरे गांव में गांजा बिक रहा है, मैं उसको बंद नहीं करवा पा रहा हूं, जबकि थाना प्रभारी को पता है, पूरे थाना के स्टाफ को पता है, लेकिन वो गांजा बंद नहीं हो पा रहा। बहुत बड़ा आरोप है ये आपका। हाँ, लगा रहा हूं, बता रहा हूं मैं। कई बार मैंने वीडियो बनाया। एक यहाँ खुलेआम ओवरलोड ट्रक चलते हैं, मैहर की कलेक्टर, पता नहीं, बड़े सम्मान से मैं उनको बोलना चाहता हूं कि मैडम, आपने हमारे मैहर के साथ ठीक नहीं किया है। आप प्रथम कलेक्टर थी, आपको एक मिसाल रचनी चाहिए थी। ओवरलोड ट्रक्स चल रहे हैं, आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड में, जैसे कुआं बना दिए हो आप लोग मिलके। ये भ्रष्टाचार की जो सीमा आपने लांघ दी है ना, और आपके अधिकारियों ने लांघ दी है, आप समझिए ये आपको आने वाला समय और इतिहास कभी माफ नहीं करेगा मैहर के लिए। हम लोग उसका माई की रसोई, माई की रसोई, मतलब वो तो ठीक है, क्या बनना था, मासारदा लोग। ये क्या लॉलीपॉप दिए थे शिवराज सिंह जी? क्यों लॉलीपॉप देते हैं? लॉलीपॉप जनता को, कहीं लाडली बहना से वोट खरीद लिए, अभी लॉलीपॉप दे देंगे, हम मासारदा लोग बना देंगे। कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, कुछ चीजों पे इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। रोजगार ठप है। रोजगार तो मान लीजिए कोई मतलब ही नहीं उसको। सड़क व्यवस्थाएं ठप हैं, कानून व्यवस्थाएं ठप, सब कुछ किया क्या है इन्हें? लेकिन किया क्या है, मैं एक चीज बताता हूँ। अभी SIR चल रहा है पूरे प्रदेश में, बहुत बड़ी बात है, जो मैंने अनुभव किया वो बता रहा हूँ। बीजेपी को मैं वहां अव्वल मानता हूँ। SIR का मतलब पूरे देश में फिर से एक बार वोटर लिस्ट का अधिकार मिलने वाला है हम सबको, उन्हें इसमें चुने जाएंगे। तो आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा, आप SIR जरूर करवाइए, ताकि आप आने वाले समय में वोटिंग कर सकिए। लेकिन बीजेपी का संगठन आज भी जमीन पर काम कर रहा है। कांग्रेस चुनाव क्यों हार रही है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि यार पूरे देश में SIR चल रहा है, आपका एक कार्यकर्ता बूथ में काम नहीं करना चाहता। यहाँ बीजेपी का बूथ अध्यक्ष ले लो, मंडल अध्यक्ष ले लो, जिला अध्यक्ष ले लो, राष्ट्रीय अध्यक्ष ले लो, प्रदेशाध्यक्ष ले लो, सब मतलब जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, युद्ध स्तर में। और जो व्यक्ति बीजेपी का, जो कार्यकर्ता बीजेपी का किसी का नाम जुड़वाएगा, तो वोट किसकी होगी? बीजेपी की ना होगी। अब कांग्रेस का व्यक्ति जमीन में उतरेगा ही नहीं, तो उसको वोट कौन देगा? मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूं जी, कि कांग्रेस 10 साल छोड़िए, जिस प्रकार की हरकतें हैं कांग्रेस की, जिस प्रकार का संगठन, हरकतों का मतलब किस व्यक्ति को आप कौन सा पद दे रहे हैं, आप ना एनालाइज करते हैं ना कुछ करते हैं। 100 साल कांग्रेस, एक नई पार्टी खड़ी हो जाएगी इस देश में, इस प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस की वापसी नहीं होगी। आप पन्ना और सतना, आप देखिए वहां हिंदू वोटर ज्यादा है,
आपने वहां प्रदेश अध्यक्ष वो जिला अध्यक्ष बना दिया मुस्लिम। आपने भोपाल में क्यों नहीं बनाया जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है? बिल्कुल बिल्कुल। आपने बुरहानपुर में क्यों नहीं बनाया बिल्कुल जहां बिल्कुल मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है? बिल्कुल। ये कैसे डिसीजन है? मतलब आप लोग जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव और केंद्रीय लेवल पर राहुल गांधी कैसे डिसीजन ले रहे हैं? समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे ये डिसीजन लोग ना एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल कि जनता चाहती क्या है। बस वो ऊपर से कहीं वोट चोरी, कहीं ये आरोप, कहीं वो। अरे जनता से भी तो कनेक्ट करो जो आपको वोट करेगी। बिल्कुल। बीजेपी न हो चुनाव जीताएगी आपको, आपको जनता ही जीताएगी। आपको जनता से किसी कनेक्शन नहीं है। आप अपने क्षेत्र में लोकल देख लीजिए, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आपके क्षेत्र का जिला अध्यक्ष होगा कौन है आप जानते ही नहीं होगे। बिल्कुल। हम आप जान सकते हैं क्योंकि मीडिया में काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी ये नहीं जानता कि जिला अध्यक्ष है, क्योंकि कभी जाता ही नहीं उस क्षेत्र में और चाहता कि मैं विधायक बन जाऊं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? नहीं, गुम है। मैं तो देखता हूँ अनीस खान जो मेरे पन्ना के जिलाध्यक्ष कांग्रेस के और सतना के सिद्धार्थ कुशवाहा जी हैं। मैं देखा नहीं सिद्धार्थ, मैं सतना आता रहता हूँ, सिद्धार्थ कुशवाहा कभी नहीं टकराने। हालांकि मैं उनसे जाके मिला, अनीस खान से भी जाके मेरे को मिलना पड़ा। मेरे शहर क्षेत्र में कभी उनका दौरा नहीं हुआ। क्या जनता के लिए काम करोगे? अपनी पार्टी के लिए सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे ये लोग। कैसे जनता इनको चुनेगी? उनके बनाए हुए जिनको ये टिकट देंगे, निर्णय लेंगे, जिला अध्यक्षों को, मैंने सुना है कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को टिकट वितरण करना है, तो ये किसको टिकट वितरण करेंगे और कौन को ये जिता पाएंगे? बहुत मुश्किल लगता है। सिद्धार्थ कुशवाहा जी की बात करेंगे आप तो अभी सतना में हम लोग घूम के आए हैं, चारों तरफ सतना एकदम बिल्कुल लगता है पैदल चलना पड़ गया आपको। अब ये सबसे बड़ी बात देखिए, मैं सोचा था कि आपके पास जल्दी पहुंचूं, तो मैं ऑटो को वाले को पैसे दिया कि लो भैया अपने पूरे पैसे। वहां से मैं दौड़ते हुए सोचता 2 घंटे में ट्रैफिक में खड़ा रहूंगा, इससे अच्छा अपना टाइम का उपयोग करते हुए जल्दी पहुंच जाऊं ताकि अपना काम हो जाए। और सतना की स्थिति तो इतनी बदहाल कर दी है इन सब नेताओं ने मिलकर, चाहे आपके तम्रकार साहब हों, क्या बोलते हैं, महापौर जी हों, और चाहे आपके सांसद जी गणेश सिंह जी हों। क्या किया है सतना के लिए यार आप लोगों ने? क्या किया है? मुझे एक नेता आके बता दे कि मैंने ये किया है। पूरे सतना को नर्क बना दिया आप लोगों ने, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे रोड में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लो। नहीं, सतना की स्थिति वाकई में शर्मनाक है। 10 मिनट की दूरी तय, 10 मिनट का रास्ता है, उसको आप 2 घंटे लग रहे हैं हमको गाड़ी से क्रॉस करने में, जिस रास्ते को हम 10 मिनट में पैदल क्रॉस कर सकते हैं। आप जिम्मेदारी तय करें ना, कि सांसद की जिम्मेदारी है कि विधायक की जिम्मेदारी है। एक दूसरे के आरोप लगाने से थोड़ी काम होगा। तय करिए, बैठ जाइए ना एक बार कि कौन काम करेगा। अरे हर दिन तो इनको यही भूल जाता है कि हमको पाइपलाइन डालना है कि वो डालना है। रोज तो रोड खोदते हैं। सतना एक पहला शहर देखा हूं भाई जहां रोज रोड खोदते हैं, बनाएंगे खोदेंगे, बनाएंगे खोदेंगे। जनता क्या बोले उसको? जनता को सब बेवकूफ मानते हैं, बेवकूफों की तरह जनता भी वोट देती है इन लोगों को। राहुल भैया, सतना जिले में बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे नीट क्लियर करते, बहुत मुश्किल से क्लियर करते हैं और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाते हैं। सतना का जो मेडिकल कॉलेज है उसकी दुर्दशा इतनी है कि आपका कॉलेज उतनी दूर है और जहां प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ आना पड़ता है। इस मामले पर सरकार को थोड़ा सा शर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेडिकल कॉलेज जब आया था ना, एक तो हमारे सतना के जितने भी नेता हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पता है क्यों? एक तो हमारे जो छात्र हैं उतनी दूर पढ़ने जाते हैं, फिर प्रैक्टिस करने यहाँ आते हैं। सतना को आज तक आप लोगों ने ईमानदारी से बताइए, आपके दिल में यदि कुछ हो और लगता हो कि हमारी सतना की जनता के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ईमानदारी से बताइएगा। आपने जब मेडिकल कॉलेज लाया था तो कहाँ कहाँ, जैसे आपने एयरपोर्ट लाया, याद है ना आपको? एयरपोर्ट लेके आया तो कैसे हवा बना दिए। 2 करोड़ का तो एक कार्यक्रम कर दिया आप लोग कि हम हवाई जहाज में बैठेंगे। वो भी वीडियो कैसे बनाया गया, अब आपको सिर्फ बताऊं, वो हमारी देसी लेडीज, मतलब बोले तो उनको गांव की हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको बैठा के अब तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा। किसको बैठा रहे हो? कहाँ हो आप लोग? अब कहाँ चल रही हवाई जहाज? ऐसे ही मेडिकल कॉलेज का इन्होंने हवा बना दिया है। जब लेके आए थे तमाम सारे पूरे प्रदेश में लगता है सतने बस में मेडिकल कॉलेज बनेगा। अब वहां न तो वहां ऑपरेशन थिएटर है, ना वहां पढ़ने की सही से व्यवस्था है, ना वहां इलाज की कोई सही से, मतलब जो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपन। छात्र इतना परेशान है, अभी अभी आंदोलन किए थे, मैं उन्हीं की आवाज बताना चाहता हूं। इतना परेशान है, चाहे अपने रिजल्ट को लेकर हो, चाहे वहां की पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वहां के एनवायरमेंट को लेकर हो। कोई ऐसा एनवायरमेंट ही नहीं है यार। सतना को मत बर्बाद कर दीजिए आप लोग मिलके, प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है।
छात्रों की बातों को सुनो, समझो और गहन अध्ययन करो, और उसमें जो निष्कर्ष निकले हम सब मिलके आप नेताओं से, क्योंकि नेता सब कुछ कर सकता है, आप लोग के हाथ में है, उनका फ्यूचर आपके हाथ में। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस बात को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द इस पर कुछ अच्छा विचार करिए, और ताकि हमारा सतना के जो बच्चे हैं, हमारे छात्र, हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो आगे बढ़ें और अपने सतना का नाम रोशन करें। ये देखो ऐसा है, यदि आप मेडिकल कॉलेज वहाँ पर नहीं खोले, मतलब एजुकेशन का, और यदि आप प्रैक्टिस के लिए वहाँ नहीं खोल पा रहे हैं, तो यदि इधर आते तो उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था तो करो। आने ले जाने के लिए वैसे इधर की सड़कें इतनी खराब हैं, 250-250, 300-300, 500-500 किराया ले लेते हैं ऑटो वाले लाने के लिए, तो उसके लिए कम से कम बस तो चलवा दो। वो बच्चे आए कैसे? आप ये कह दो, देखिए बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, आप ये कह दो कि भंडारा कहाँ करवाना है, तुरंत नेताजी व्यवस्था कर देंगे। आप ये कह दो कौन से वाले कथावाचक को बुलाना है, वो तुरंत व्यवस्था करके, चाहे कितना भी वो बड़ा मतलब कहता हो कि हम भी दुबई में हैं, अभी दुबई से लेके आ जाएंगे, हम कथा करवा देंगे। लेकिन जब आप मेडिकल की बात करोगे, जब आप स्कूल की बात करोगे, जब आप रोड की बात करोगे, तो इनके सांप सूंघ जाता है। बिल्कुल, ये है हमारी सच्चाई, और इसीलिए हम लोग पीछे हैं दिन प्रतिदिन, अब पीछे होते जा रहे हैं। आगे आके कोई तो काम करे, हमारे छात्र जो जेन्युइन चीजें हैं यार, ये जेन्युइन है। हम यदि आज भी हम रोटी कपड़ा मकान के लिए रो रहे हैं, तो हम विश्व की जो तीसरी जीडीपी जो बताते हैं लोग, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, तो हमको शर्म आनी चाहिए। नहीं भैया, एक चीज है, अब सतना मेडिकल कॉलेज में सतना का बच्चा तो एडमिशन नहीं ले रहा, अब कहीं इंदौर के बच्चे का भी सिलेक्शन यहाँ सतना मेडिकल कॉलेज में हुआ है, भोपाल के बच्चे तो बहुत तारीफ करता होगा, बताता होगा कि हमारे में आओ, हमारे इंदौर के मेडिकल कॉलेज देखो टॉप का है। इनको शर्म करनी चाहिए, कम से कम बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा तो उपलब्ध करा दो, मशीनें तो उपलब्ध करा दो, कैसे प्रैक्टिस करेंगे? और यदि ऐसे ही डॉक्टर तैयार करने हैं तो ये सिस्टम बंद कर दो, प्राइवेट एजेंसी को दे दो, ज्यादा अच्छा है। आप मत फिर पीपीपी मोड वाला ज्यादा अच्छा मानता हूं मैं इस मामले में, कम से कम उनके पास सुविधाएं तो होंगी ज्यादा अच्छी। क्या तैयार कर रहे हो? डॉक्टर के नाम पे झोला छाप डॉक्टर तैयार करोगे? हम सबको सजग होना पड़ेगा। हम चाहते हैं इस वीडियो को आप शेयर करिए, क्योंकि बच्चों का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है, हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों का सवाल है, और जितने हमारी युवा पीढ़ी है उनका सवाल है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी नेताओं तक पहुंचे। जो वीडियो वायरल होता है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ संज्ञान लेती है सरकार, और संज्ञान लेगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था वहां जरूर करेगी। अपन इतना प्रयास करते रहेंगे। भैया अपना पॉडकास्ट बहुत छोटा था लेकिन बहुत ज्यादा हो गया है, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। नहीं कोई बात नहीं। यहाँ हमारे साथ राहुल भैया थे, जो मेरे सवाल थे वो क्लियर हुए हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस प्रदेश में कम से कम पत्रकार की सुरक्षा के लिए सरकार को कानून तो बनाना ही चाहिए। ये सरकार निकम्मी सरकार कहूंगा सीधे सीधे। पत्रकारों की सुरक्षा तय नहीं कर पा रही, तो क्या आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे लेगी? ये लेना पड़ेगा डिसीजन। मोहन यादव जी, आपको, आप गृह मंत्री भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, आपको तय करना पड़ेगा। और जो राहुल भैया के साथ हुआ, कल मेरे साथ भी हो सकता है, प्रदेश के किसी भी पत्रकार के साथ हो सकता है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आप धमकी समझें, या चुनौती समझें, या आग्रह समझें। और मैं एक मैसेज मैं भी देना चाहता हूं अपने पत्रकार साथियों के लिए। आज ये मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, इसलिए सब लोग, हम लोग मिलकर सरकार से सवाल पूछें कि ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन आए क्यों होती हैं देश में। चाहे मुकेश चंद्राकर जी हो, चाहे क्या बोलते हैं हिमाचल के वो मतलब हमारे पत्रकार साथी जो थे वो हों, चाहे मैं हूं, और आए दिन ऐसे पत्रकारों के साथ घटना होती है। तो हम सब हमको मिलकर काम करना पड़ेगा और सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। हमको सरकार से सवाल पूछ के और अपनी सुरक्षा का, अपने परिवार की सुरक्षा का, सबका ध्यान रखते हुए आगे काम करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।